तो रह ना जाए, है ना। सिर्फ हम 2 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, बाकी को फिर रिकॉर्डिंग दे देंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग मेरे को ये बता दें कि मेरी आवाज आ रही है आपको, और कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आ रही है। ठीक है, तो आप सभी को वंदे मातरम, जय गौ माता। और कल हमने पढ़ा था तुलसी के बारे में, आज हम पढ़ेंगे आंवला के बारे में। ठीक है, और कल एक चीज की आपने टेबल के बारे में पूछा था, तो उस समय लैपटॉप चार्ज नहीं था, मैं दिखा नहीं पाया था। तो अभी मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, इस प्रकार से मैंने बनाई हुई है। आपको दिख रहा है तो मेरे को बताना। लैपटॉप देखिए, दिख पा रहा है आपको? जूम करने का होता है इसमें कुछ। कोई एक व्यक्ति बोले विजिबल है? हाँ जी, नहीं, लैपटॉप तो दिख रहा है। अच्छा, लैपटॉप दिख रहा है, आचार्य लैपटॉप दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर स्क्रीन नहीं दिख रहा। तो इसके अंदर क्या क्या है वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 मिनट लगा के। देखो, सबसे पहला कॉलम इसमें हमें बनाना है औषधि क्या त्रिदोष नाशक है, वात पित्त कफ नाशक। इस कॉलम में यस वहां करेंगे जो तीनों दोषों को समन करती है। ठीक है, अगला कॉलम मैंने बनाया हो वात पित्त नाशक, यानी कि जो वात और पित्त की विकृति को दूर करती है, उस औषधि को यहाँ पर यस करेंगे। ठीक है, उससे अगला है वात कफ नाशक, अगर वो है तो हम यहाँ पे यस करेंगे। फिर एक कफ नाशक खाली है तो यस करेंगे, वात नाशक है तो यस करेंगे, और पित्त नाशक है तो यस करेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 कॉलम मैंने अलग से बनाए, वात कारक, पित्त वर्धक और कफ वर्धक। कुछ औषधियों में 2 गुणों को तो समन करती है, लेकिन एक गुण को बढ़ाती है, तो वो भी मैंने इसमें रखा हुआ है। कि जैसे अड़ूसा है, अड़ूसा मान लो कफ का और पित्त का समन करता है, लेकिन वात को बढ़ा देता है। तो जब हम किसी रोगी को कफ की औषधि देंगे, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बढ़ोतरी वाला कॉलम मैंने इसलिए ऐड किया है, आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा। मान लो किसी का कफ विकृत है और कफ के साथ रोगी का वात भी विकृत है, तो फिर हम अड़ूसा नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम कफ में अड़ूसा दे रहे हैं तो कफ का तो समन करेगा, लेकिन वात बढ़ता जाएगा। तो एक ये तो फिर एलोपैथी का सिद्धांत हो जाएगा ना, एक बीमारी का समन दूसरी को बढ़ावा। तो ये सारी चीजें ध्यान करके ही हमें औषधियों का चुनाव करना होता है। इसके बाद है प्रकृति। इसमें प्रकृति का मतलब है शीतल है, उष्ण है। ठीक है, उसके बाद इसमें रस, इस औषधि के अंदर कौन कौन से रस हैं, जैसे आंवला है जिसमें सभी रस होते हैं, है ना। उसके बाद इसके अंदर हमें लेना संस्थान, किस शरीर के कौन कौन से संस्थानों पे काम करता है। फिर हमें लेना कि किस किस अंग पे काम करता है, और फिर एक समरी किस किस बीमारी पे मुख्य रूप से काम करता है। ठीक है, ये एक समरी हो जाएगी, ये आपको कंप्लीट करके मैं दूंगा। आप भी आपके आसपास जो जड़ी बूटियां हैं उनकी इस तरीके से एक प्रैक्टिकल का डेमो करके दिखाएंगे। तो अभी हम आज के विषय पे आ जाते हैं। आज का विषय है आंवला। ठीक है, तो आंवला त्रिदोष नाशक है। ठीक है, और इसके अलावा आवाज आ रही है? आ रही है जी। इसकी जो प्रवृत्ति है, आ रही है आपको आवाज? मेरे को ऐसा लगता है एक्चुअली क्या ना, बच्चों को कहानी सुनाता हूँ ना, तो मेरे को आदत हो गई है हुंकारे भरने की ना। मेरे को फिर ये लगता है, बोलता नहीं ना कोई बच्चा तो सो गया, तो वो आदत हो रखी है। गुरुकुल में बच्चों को रात को कहानी सुनाने की एक हैबिट पड़ी हुई थी, तो तब से ये समस्या है। चलो, जब ना आए तो तुरंत बोल देना आप। ठीक है, तो आंवला त्रिदोष नाशक है, पहली बात। शीतल प्रकृति है आंवले की। ठीक है, और आंवला ही ऐसी औषधि है जिसमें समस्त रस है, मतलब संपूर्ण औषधि है एक तरीके से। और त्रिफला में आंवला प्रयोग होता है, उसका मुख्य कंटेंट है हार्ड बहेड़ा के साथ, है
में सबसे ज्यादा प्रभावकारी आंवला ही रहता है उसके अंदर। आप बात करते हैं कि आंवला किस किस संस्थान पे काम करता है, ठीक है। तो आपका पाचन संस्थान जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है उस पे काम करता है मुख्य रूप से। इसके अलावा गौण रूप में लगभग सभी संस्थानों पे काम करता है। जो भी औषधि त्रिदोष नाशक होगी आप समझो सभी संस्थानों पे काम करेगी। मुख्य कहाँ काम कर रही है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गन अंग के लिए। तो अंग की अगर बात करें तो आंवला एक ऐसी औषधि है जो कोशिका को जो चाहिए, आपकी एक इंडिविजुअल कोशिका को चाहिए उसका संपूर्ण डाइट है। यानी कि शरीर के अंदर अगर जितने भी अंग हैं उन सब अंगों का संबंध कोशिका से है और शरीर का संबंध भी कोशिका से है। तो इसका मतलब ये पूरे शरीर के सभी समस्त अंगों पे काम करती है। कैसे काम करती है? आंवला जो होता है, साथ के साथ आप एडमिट कर देना। आंवला जो होता है उसके 6 रस है, फिर त्रिदोष तीनों दोषों का समन करती है। उसके बाद शीतल प्रकृति होने के बाद भी ये अगर रोगी को कफ है तो कफ में बढ़ोतरी नहीं करती है, नुकसान नहीं करती है। जैसे कुछ औषधियों के साइड इफेक्ट भी होते हैं। मान लो कोई औषधि शीतल है और उसको आपने सर्दी में दे दिया तो आपको कफ बढ़ा देगी या विकृति ले आएगी। जैसे इस समय हरी दूब का रस है त्रिदोष नाशक। हरी दूब का रस भी त्रिदोष नाशक है और आंवला भी त्रिदोष नाशक है। लेकिन आंवला आप किसी भी मौसम में खिलाइए, किसी भी प्रकार की शरीर में तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हरी दूब को आप दे दोगे थोड़ी सी अधिक मात्रा में तो रोगी ये समझो खांसी जुकाम और बहुत सारी विकृतियां शुरू हो जाएंगी। तो बहुत सीमित मात्रा में दे रहा है वो भी त्रिदोष नाशक। तो ये इसीलिए आंवले को जो है इतनी प्राथमिकता दी गई है। हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों, यूनानी के शास्त्रों, सिद्धा के शास्त्रों, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं सभी में आंवले को प्राथमिकता दी गई है। वो बात अलग है कि हम आयुर्वेद में सीधा आंवले की बात करते हैं और होम्योपैथी में जाते तो आंवले का जो बॉटनिकल नाम होता है उसको जोड़ दिया जाता है। एलोपैथी में जाते हैं तो आंवले के केमिकल्स निकाल के, केमिकल कंटेंट्स समझो या उसके अलग अलग तत्वों के नाम उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं, उनको प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग सभी कर रहे हैं आंवले को, ठीक है। फिर इसमें ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टी है कि ये इतना इफेक्टिव है? इसका कारण तो होगा, कोई भी औषधि जब वो इतना इफेक्टिव है तो इसमें ऐसा है क्या? तो सबसे पहले जैसे गंगा जल है ठीक उसी प्रकार से आंवला है। गंगा जल में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं, इसी तरीके से आंवले में भी होते हैं। उसके बाद आज सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आंवले से ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता शायद ही कोई औषधि बढ़ाती होगी। फिर सबसे ज्यादा हमारी कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है ऑक्सीजन की सप्लाई। ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रॉपर करने में आंवले का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये मुख्य गुण है आंवले के जो इसे विशेष उपयोगी बना देता है। तो ये इन पे चर्चा करी हमने। इसके बाद हम बात करेंगे कि आंवला किस किस बीमारी में काम करता है। अंग होंगे तो बीमारी में किस किस में काम करता है। आंवला कैंसर में बहुत अच्छे से काम करता है। फैटी लीवर हो किसी का, लीवर सिरोसिस हो, किडनी की कोई समस्या हो, आंतों की कोई समस्या हो, प्रोस्टेट की कोई समस्या हो, और इसके अलावा बच्चों की जो समस्या होती है मेमोरी से संबंधित हो, जीभ हकलाने लगती है उसमें भी आंवला काम करता है। बेटा थोड़ा गर्म पानी देना अगर संभव हो तो। छोटी सी मेरे को मुलेठी देना। आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक है। तो सार रूप में ये कह सकते हैं कि लगभग सभी बीमारियों पे काम करता है।
तुम्हारी इम्यूनिटी खराब हो चुकी है, ऐसे रखते ही नहीं औषधि को। अपच की जो बीमारी है, संग्रहणी के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे संग्रहणी में बहुत अच्छा काम करता है, आईबीएस में बहुत अच्छा काम करता है, कब्ज में बहुत अच्छा काम करता है, जिनको बीपी हाई होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, शुगर में बहुत अच्छा काम करता है, पीलिया में बहुत अच्छा काम करता है। तो लगभग लगभग ये कहें कि लगभग सभी बीमारियों में ही काम करता है। अब ऐसा इसके क्या क्या कंटेंट है या इसको किस प्रकार से हम उपयोग करें किस बीमारी में, उसके लिए हम चर्चा करेंगे। आंवले की जो चटनी है, आंवले आप बनाओगे और उसको शहद के साथ दोगे, लीवर के जितने भी विकार हैं वो धीरे 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 शमन हो जाएंगे, है ना। रोगी को पीलिया हो जाता है, आंवले की चटनी शहद के साथ दोगे ठीक हो जाएगा। आंवले के पाउडर को गन्ने के रस में डाल के दोगे बहुत जल्दी परिणाम आएगा। लेकिन पीलिया, सभी प्रकार का पीलिया ठीक होता है, लेकिन एक कंडीशन है इसमें, जो कैंसर का रोगी होता है और कैंसर के रोगी को विशेष रूप से जो पित्त की थैली में कैंसर बनता है उस समय पीलिया बढ़ना शुरू होता है। उस परिस्थिति में ये बहुत कम कारगर है, बंद हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में जब पीलिया एग्रेसिव होकर बढ़ रहा हो और इसकी जो है रेंज 5 से ऊपर जानी शुरू हो जाए, रोगी की आंखें बिल्कुल पीली हो जाती है, तब ये काम नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति में हमें रोगी को स्टंटिंग करवानी पड़ती है, ठीक है, तब जाके ये औषधियां काम करेंगे, क्योंकि जो औषधि अपना प्रभाव दिखाएगी वो मार्ग बाधित हो जाता है। उसका कारण ये है। जिन उनमें खून की कमी आती है, नंबर 1। दूसरा, जिन रोगी डायलिसिस पे चल रही है उनमें खून की कमी आती है। तीसरा, सामान्य रूप से जिनकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, भोजन अच्छा नहीं, जिनका डीएनए बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, उन सबको खून की कमी आती है। उसके लिए एक ऐसा नुस्खा है, ये मैंने बहुत प्रयोग किया है ब्लड कैंसर के रोगियों में, बहुत तेजी से खून बढ़ाता है। आपको क्या करना है, लेना है आंवले के समानांतर, आंवला मैं कच्चे की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और सूखा हो तो उसको अलग तरीके से आप प्रयोग कर सकते हो। कच्चे आंवले को लिया, उसका आधा आपने मुनक्का ले लिया, बीज सहित मुनक्का को लेना है, उनकी बहुत अच्छे से आपने चटनी बना ली और उसके ऊपर शहद आपने डाल लिया, इसको दो। गर्मी का सीजन हो और रोगी की प्रवृत्ति पित्त की हो तो शहद की मात्रा को कम करें, अन्यथा उसको खूब खिलाएं। जैसे जैसे वो उसकी रुचि और क्षमता विकसित होती जाए, मात्रा को बढ़ाते जाएं। और प्रारंभ में आप इसकी मात्रा ही समझो 1 चम्मच लगभग कच्चा आंवला हो गया, उसकी गुठली के ऊपर से उतारने के बाद, गुठली नहीं लेनी है इसमें आपको, और आधा चम्मच आपकी मुनक्का हो गई और आधा ही चम्मच शहद, इससे प्रारंभ कर दोगे आप। इसको बढ़ोतरी करते जाना है, हर दिन 10% इसमें बढ़ोतरी करते जाओ और आप देखोगे कि 2 से 3 महीने के अंदर ब्लड कैंसर में भी रोगी का ब्लड पूरा हो जाता है। लेकिन अकेला ये काम नहीं करेगा, तो वो कैसे काम करेगा वो जब हम पर्टिकुलर कैंसर पे, ब्लड कैंसर पे चर्चा करेंगे तो आपको विस्तार से बताएंगे। जिन रोगियों को सालों से कब्जे की शिकायत है, कब्ज से परेशान है, उनके लिए आपको क्या करना है, आंवला लेना है, हरड़ लेनी है, बहेड़ा लेना है,
तीनों को समानांतर मात्रा में पाउडर बनाना है, ठीक है, सम मात्रा में, और तीनों को गुठली रहित लेना है। गुठली किसी की भी प्रयोग नहीं करनी है, मतलब छिलका छिलका आपको लेना है। आप उसको रोगी को जब देने जाओगे तो जिसको कब्ज है तो आपको ये चेक करना है कि कब्ज के साथ साथ क्या इसको भूख भी कम लगती है क्या, ठीक है। अगर भूख कम लगती है रोगी को तो आप इसके अंदर जितना बाटा पाउडर मिला लोगे। गुरुजी वॉइस कट के आ रहा है, एक बार और बोलिए। सेंधा नमक या आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज नमक मिला लोगे। आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर आवाज आवाज आपकी आई नहीं गुरुजी, फिर से बताओ। आवाज ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आया क्या बता रहे। नहीं आ रही, बस फंस के आ रही। वाईफाई से तो मोबाइल पे वो करें। आप अभी नहीं आ रही है या पहले से ही नहीं आ रही है? बस तो पहले से ही रही, पहले से ही कट हो के आ रहा है आवाज आपका। तो एक काम करता हूँ मैं, अभी मैंने लैपटॉप पे खोला हुआ था, मैं मेरे मोबाइल पे और स्टार्ट करता हूँ एक बार ना, फिर एक बार मोबाइल से देख लेना आप ना, इसको एडिट करना पड़ेगा। तेरे उससे भी ठीक आ रही है, ये भी ठीक आ रही है। डबलिंग होगी ना, ये दो जगह होगा मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब बताइए आप कैसी आवाज है? अब आ रही, लेकिन आवाज गूंज रही है, डबल आवाज आ रही। फिर एक काम करते हैं। आचार्य जी, आपने डबल माइक ऑन की होगी बगल में, इसलिए इको हो रहा है। नहीं, फिर इसके में अपने को एक काम करना पड़ेगा, एक नया लिंक भेजना पड़ेगा। लैपटॉप को म्यूट करना होगा या तो मोबाइल को। नहीं, एक्चुअली इनकी उससे आई हुई है ना। एक काम करते हैं, मैं एक लिंक भेजता हूँ आपको। अभी आवाज कैसी आ रही है? अभी सही आ रही है। अभी ठीक आ रही है। अभी सही आ रही ना, तो ठीक है, फिर ठीक है, फिर अपने को टेंशन नहीं है ना। ठीक। अरे जी, कब्ज वाला और भूख कब लगने वाला, एक बार ये दोबारा से बता दो, ये आवाज नहीं आई थी इसकी। अभी आएगी, ठीक है, करो स्टार्ट। बात करनी थी इसमें। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आंवला लेंगे, हरड़ लेंगे, बहेड़ा लेंगे, ठीक है, तीनों समान मात्रा में लेंगे। आंवला, हरड़, बहेड़ा तीनों समान मात्रा में लेंगे। तीनों बिना गुठली के लेंगे, यानी कि उसके ऊपर का जो छिलका है वो छिलका लेंगे। हरड़ जो है बड़ी वाली इसमें प्रयोग करनी है, छोटी भी आती है और बड़ी भी आती है, तो बड़ी हरड़ इसमें आपको प्रयोग करनी है। इसके बाद कब्ज के साथ साथ अगर रोगी को मंद अग्नि है, यानी कि भूख भी कम लग रही है, तो हमें क्या करना है? अगर खाली कब्ज है तो वो खाली पहली 3 औषधियां ही काफी हैं, उनको लेने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। और अगर भूख कम है तो डबल मात्रा में पुदीना ले लोगे आप। आवाज आ रही है? जी जी, ठीक है। गुरुजी किसके डबल मात्रा में, शहद के या आंवला के या? नहीं, शहद नहीं, जैसे आपने 100 ग्राम आंवला लिया, ऐसे लिखो आप, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम हरड़ ले ली, ठीक है, और 200 ग्राम आप लोगे पुदीने का पाउडर, ठीक है, और स्वाद अनुसार आप लोगे काला नमक, ठीक है, और लगभग 7 से 8 ग्राम उसमें हींग लोगे। शुद्ध हींग होनी चाहिए, 7 से 8 ग्राम आप उसमें हींग लोगे, ठीक है। इन सब का मिश्रण तैयार कर लोगे। मिश्रण तैयार करके
आप रोगी को दोगे सुबह लैट्रिन जाने से पहले आप दोगे गर्म पानी के साथ, ठीक है। गर्म पानी के अलावा गोमूत्र के साथ भी हम इसे दे सकते हैं, लेकिन पित्त की अधिकता ना हो रोगी को और पित्त प्रवृत्ति ना हो। आपने प्रयोग किया, प्रयोग की मात्रा क्या रहेगी? 5 ग्राम। इनके लिए 5 ग्राम, जो मैंने बताया था कि जिनका 40 किलो से वजन अधिक है, बाकी उसी रेशियो में उसे कम कर लेंगे, ठीक है। बच्चों के लिए देखो, एक बार मैंने उस क्लास में आपको पूरा समझाया था, फिर बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ। सर वो वीडियो अभी तक पढ़ी रही हैं, सारी वीडियो एक तो पढ़ चुकी है कल ही, और आपने शायद सुनी नहीं है वो। कल वाली तो पढ़ चुकी, बाकी सर जो फर्स्ट सेशन से क्लास हुई है नहीं पढ़ी। नहीं, देखो पहली आ चुकी है वीडियो, दूसरी आज आ जाएगी, और जो संस्थान की क्लास थी उसकी रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, तो उसकी मैं दोबारा से बोर्ड के ऊपर समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, वो मैं अलग से बना के वो डाल दूंगा। ठीक 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 है ना। बट जो औषधियों की मात्रा के बारे में है, मैं फिर से एक बार बता दूं, इसको बार बार नहीं पूछना है। औषधियों की मात्रा सबसे पहले आप ये देखो किस आधार पर निर्धारित होती है। ठीक है, औषधियों की मात्रा निर्धारित होती है मनुष्य के शारीरिक मानसिक बल के ऊपर, ठीक है, उसके पाचन के ऊपर। तो एक मोटा मोटा एक आइडिया मैंने बनाया है। 40 किलो वजन है और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, और पाचन क्रिया, अन्य क्रिया, उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं है, तो आप 5 ग्राम दे सकते हो। अब मान लो कोई रोगी का वजन भी 40 किलो है, आयु भी 18 से ज़्यादा है, लेकिन वो सुबह से शाम तक कुछ खाता ही नहीं है, मुश्किल से दिन भर में वो लेता है आधी रोटी, तो उसका सामर्थ्य कितना हो गया? सामर्थ्य उसका कम है, तो उसको कम औषधि की मात्रा आप दोगे। खाली वजन का पैमाना नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि वो सब कुछ उसका नॉर्मल है, हाँ उसे किसी अंग में समस्या है तो आप 5 ग्राम दोगे, अगर उसका डाउन है तो उसके अनुसार आप डाउन कर दोगे, ठीक है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद अब इसको मान लो बच्चा है आपका, प्रश्न था 18 वर्ष से कम आयु है और 40 किलो से कम वजन है। अगर किसी का 39 ही किलो है तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा माइनर सा कम कर दो। लेकिन किसी में 20 किलो वजन है तो मात्रा आधी हो गई, 50% हो गई। किसी में 10 किलो वजन है तो मात्रा जो है चौथे हिस्से की होगी, ठीक है। अब जिन बच्चों की आयु कम है, 2 वर्ष तक के बच्चों को तो औषधि देनी नहीं चाहिए, 2-3 वर्ष तक तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो बिना औषधि के ही अपने आप रिकवर करे, ताकि उसकी जो बॉडी है उसकी कैपेसिटी डेवलप हो। हमसे जो सबसे बड़ी भूल होती है कि हम जैसे ही हमारा बच्चा बीमार होता है हम तुरंत डॉक्टर के पास या वैद्य के पास, चिकित्सक के पास जाते हैं। ये एक हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। इसमें होता क्या है, बीमारियों को औषधियाँ खत्म नहीं करती हैं। मैं भी जो आपको औषधियाँ लिखवा रहा हूँ इनका 10-20% ही योगदान होता है, बीमारियों को शरीर ही ठीक करता है। वो प्रकृति माँ का बनाया हुआ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका कोई तोड़ नहीं है, है ना। इतना बड़ा डिजाइन कोई कर नहीं पाएगा, तो शरीर ही अपने आप ठीक करता है। तो 3-4 साल की उम्र तक औषधियों से दूर रखें। अगर बच्चा माँ का दूध पीता है और बहुत जटिल समस्या बच्चे को हो गई, मान लो उसको बहुत ज्यादा खांसी हो गई, तो आपको क्या करना है, बच्चा अगर माँ का दूध पीता है तो सीधा सीधा आप माँ को औषधियाँ देने शुरू करो। माँ का सारा परहेज करवा दो कफ वाले, और बच्चे के परहेज करो, जैसे ठंडे स्थान पे मत लेके जाओ, और माँ के भी वैसे, माँ के ज़्यादा सख्त, और वही दूध बच्चा माँ का पिएगा। और जो बिल्कुल ऐसी औषधियाँ हैं जो हम बच्चे को जन्म लेते ही दे सकते हैं, ऐसा कुछ दे सकते हैं। जैसे जो प्राकृतिक शहद है, ये जो शहद अलग अलग डाबर बाबर का आ रहा है, ये काम नहीं करने वाला है, ये विष के समान ही है। प्राकृतिक शहद का मतलब है कि एक पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खी ने
छत्ता बनाया हुआ है उससे जो शहद हम लेते हैं, ये जो आर्टिफिशियल आ गए डब्बे, ये भी कोई काम नहीं करने वाले हैं। मधुमक्खियों को चीनी खिलाते हैं लोग, बोरी के अंदर चीनी डाल डाल के, और उन्हीं को मधुमक्खी खाती रहती है, उसी को कन्वर्ट करती रहती है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आना शरीर पे। प्राकृतिक शहद की एक दो बूंद आप दे सकते हो बच्चों के लिए, ठीक है। तो ऐसी बहुत कम औषधियां हैं जो दे सकते हैं, उसमें एक शहद ही प्रमुख है, और दूसरा नाम सर्च करने के लिए मुझे भी बहुत सोचना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मात्रा को लेके, और भी इस मात्रा को लेके आपका प्रश्न हो तो पूछो। ये तो हो गया पाउडर फॉर्म के लिए 5 ग्राम। फिर हम अर्क जो देते हैं, तो अर्क में हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि हमने किस मात्रा के साथ अर्क को बनाया। हमने उसकी एक तरीके से, जैसे अर्क के लिए मैंने बताया था पिछली क्लास में, 10 लीटर के अंदर हम 2 किलो औषधि प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको 2 ढक्कन लगभग 10 ml के आसपास देते हैं। 4 किलो प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसे 1 ही ढक्कन देते हैं। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको एक कैलकुलेशन टेबल में सब सिखाया जाएगा। लास्ट में थोड़ा सा आप पेशेंस रखोगे तो आपको सिखाया जाएगा। बीच में जो आप सवाल करते हो तो मूल विषय से हट जाओगे आप। जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे उस दिन आपका कोई प्रश्न बचना नहीं है, लेकिन हम जिस समय जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको अगर सीधा उसी स्ट्रेट लाइन में समझ के, जो मैंने बताया उसी को नोट करके, उसी को समझ के, उसी में कोई प्रश्न है तो आप पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि ये जब औषधि निर्माण की पुस्तक आपकी शुरू होगी तो उसमें सारी चीज़ें डे 1 में आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं कहाँ पे था, मेरी भी रिदम टूट गई। मैंने लास्ट कौन सा योग बताया था आपको? गुरुजी कब्ज प्लस भूख लगने की दवाई। मैं बता चुका, क्या क्या बता चुका आचार्य जी, आंवला और मुनक्का वाला आप बताए थे जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, वो योग बता दिए थे। लैट्रिन जाने से पहले देना है 5 ग्राम 40 kg से वेट वालों के लिए, बस इतना बताया था यहाँ तक। ये गर्म पानी के साथ आपको देना है। किस समय देना है? सुबह लैट्रिन जाने से पहले, ठीक है। और रात्रि को आपको कैसे देना है? रात्रि में इस योग को आपको एक काम करना है, गुनगुना पानी करना है और उस पानी के अंदर एक नींबू निचोड़ लेना है, गर्म पानी के अंदर, ठीक है। और हल्का सा उसमें शहद आप प्रयोग कर लेंगे, उस पानी के साथ आप इसको रात्रि में देंगे। तो ये आपको बहुत लाभदायक है, कब्ज को भी खत्म करेगा, शरीर को पोषित भी करेगा, और साथ में जिनको भूख कम है उसे भी बढ़ा देगा, ठीक है। हाँ, अब एक पीछे वाला योग आप नहीं लिख पाए थे तो आप दोबारा से पूछना चाह रहे थे ना, ब्लड कैंसर में उसके लिए पूछ रहे थे, खून बढ़ाने के लिए ना, खून बढ़ाने के लिए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है इसमें, ये जानना चाह रहे थे कि 5 ग्राम 40 kg वजन वाले तक देना है, लेकिन अगर उसका वजन 80 किलो है तो? हाँ, ये प्रश्न आपका अच्छा है। 80 किलो हो, 90 किलो हो, वो 5 ग्राम ही रखना है, तो मैक्सिमम लिमिट आपने सेट कर दी है। ओके, अच्छा। इसमें 4 आइटम मैंने लिखा है, बहेरा 100 ग्राम, हर्रा आंवला 100 ग्राम, हर्रा बड़ी 100 ग्राम और पुदीने का पाउडर 200 ग्राम रहेगा इसमें। हाँ, ये 200 ग्राम रहेगा। आपको जो सुन गया, जो आपने लिख लिया, उसे बार बार रिपीट ना करें। जब आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी तो आप क्रॉस चेक कर लेना, अन्यथा ये आपके लिए ये लेंथ ही बन जाएगी। इसके काम की चीजें तो 5 रहेंगी और बिना काम की 50 रहेंगी। जी जी, है ना। तो नहीं, इसमें जो पूछना चाह रहे थे गुरुजी, ये नोट करने के बाद मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये पूछना चाह रहे थे कि ये नुस्खा देना है जिनको भूख कम लगती है, भूख कम लगती है और कब्ज है, लेकिन जिनको भूख ही नहीं लगती है लेकिन बिना भूख के वो भोजन करते हैं, और कब्ज है और भूख बिल्कुल नहीं लगती है लेकिन वो खा रहे हैं। एक पेशेंट मेरे पास आते हैं गुरुजी, वो लगभग 6 महीने से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। मेरे को माफ करना, आपका क्या नाम है? सतीश जी नाम है आपका? हाँ, सतीश शुक्ला नाम है गुरुजी। देखो, मेरे को माफ करना, अगर हम इस तरीके से अपनी क्लास को लेके जाएंगे ना
तो जो चीज हमें 3 साल में हासिल करनी है उसे हमें 30 साल लग जाएंगे। ठीक है गुरुजी, आप ठीक। यहाँ पे ऑलरेडी चिकित्सा कर रहे हो, आपको यहाँ पे इस कक्षा में ऐसे बैठना है कि आप एक कोरे कागज हो, आपको कुछ नहीं आता है। जी जी गुरुजी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मेरी बात हाँ, का ठीक। अन्यथा ना ले, बुरा ना नहीं मानना, नहीं, लेकिन यही बाकी विद्यार्थियों के साथ न्याय होगा और आपके साथ न्याय होगा। मैंने आपको जो समय दिया है, देखो मैंने, मेरे सामने जो बैठे हैं वो ऐसे बैठे हैं कि उन्हें चिकित्सा का कुछ नहीं पता, तो मैंने अपने सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन करके डिलीवर किया है कि जो सामने व्यक्ति बैठा है उसे कुछ नहीं पता है, मुझे उसको 0 से 100 तक लेके जाना है। अब इस कक्षा के अंदर पहले से कोई व्यक्ति 90 पे बैठे हुए हैं, तो अगर उनके क्वेश्चन होंगे तो ये अपने को जो सिलेबस पूरा करना है ना, इस सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है गुरुजी। जैसे अपने को एक पूरी संहिता पढ़ानी है, चलो अब आप दूसरी लाइन पे चले गए तो मैं बताऊं आपको एक नहीं पूरी प्लीज गुरुजी, आगे आगे कंटिन्यू करें, वो भटक जाएगा फिर। नहीं तो ये भटक तो जाएगा, लेकिन अब मैं अगर किसी को रोकता हूँ, सवाल नहीं लूंगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा, और तो आगे से सिर्फ इसके लिए यही नॉर्म है, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ तभी बोलोगे कि जी आवाज नहीं आ रही है, और जो जिसके क्वेश्चन होंगे वो मुझे व्हाट्सएप करेगा, तो रिलीवेंट होगा तो मैं अगली कक्षा में जवाब दे दूंगा, नहीं तो उसको छोड़ दो आप। हाँ, मेरी इस चीज की जिम्मेवारी है कि जब आप 3 साल पढ़ के निकलेंगे और जो जो भाव मैंने आपको दिया उस भाव के साथ कनेक्ट होंगे, तो मैं आपको लिख के परसेंटेज दूंगा कि शुगर के 50% को ठीक करोगे, इसको थायराइड के 70 के, उससे 1% कम नहीं होने दूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे कैंसर है, कैंसर के 20,000 रोगी देखे हैं मैंने, मात्र 1,000 रोगी ठीक हुए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? 20,000 पेशेंट देखने के बाद 1,000 ठीक हुए हैं। अब आप लोगों को ये लगेगा, बड़ा अटपटा लगेगा, यार ये कैसी चिकित्सा है, लेकिन इस 1,000 के आंकड़े को पूरे भारत के वैद्य मिलके पूरा नहीं कर सकते हैं। अभी इस पे आप सबको आमंत्रित करेंगे, तीसरी प्रतियोगिता, चौथी प्रतियोगिता होने वाली है धर्मशाला में, उसमें आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन भी रहेगा, साथ में प्रतियोगिता भी है। उसमें अगर किसी ने 1,000 कैंसर रोगी ठीक किए हैं तो उसको 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार है। तो कुछ चीजों को समझने के लिए आप जब मेरे साथ समय बिताते जाओगे तो हर चीज की सच्चाई जानते जाओगे। इस समय भारत में और पूरे विश्व में जो चिकित्सा हो रही है ना, वो ठीक इसी प्रकार से हो रही है, लॉटरी की तरह। यानी कि 100 पेशेंट आए तो उसमें से किसी के 2 ठीक हुए, किसी के 3 ठीक हुए, लॉटरी चल रही है। उन्हीं 2-3 पेशेंटों की मार्केटिंग खड़ी की जाती है, और ऐसे ऐसे चिकित्सक भी हैं, नाम नहीं लेना चाहता, पहले नाम लेके मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है, जो 6-6 लाख लोगों को दवा दे चुके हैं और एक व्यक्ति का नंबर नहीं है जो ठीक हुए हैं। कैंसर की बात कर रहा हूँ, और बाकी बीमारियों पे भी ऐसी स्थिति है हमारे राष्ट्र की। लेकिन हम आपको जो बताएंगे इतना ही बताएंगे जो परिणाम लेके आएगा। जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट 5 रोगी हमारे पास ठीक हुए, तो हम 5 ही बताएंगे, 6 नहीं बताएंगे। तो इस तरीके के आगे के लिए ये एक रूल बना लो, कोई बीच में बोलेगा नहीं, और जिसके जो क्वेश्चन होंगे वो व्हाट्सएप करेगा, जो रिलेवेंट क्वेश्चन होगा उसका मैं डिलीवर करूंगा, इरिलेवेंट क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? अब कब्ज के ऊपर थे ना हम, क्या क्या किस किस पे उपयोग बता चुका हूँ मैं, इस पे कैंसर पे बता चुका हूँ, कैंसर पे बताया मैंने, क्या क्या बता दिया? मेरी भी खोपड़ी चल गई कैंसर में। आप बताओ, ब्लड कम होने से? अगर बीमारियों के जो योग लिखाए अगर आपको याद है तो बताओ, नहीं तो मैं देखता हूँ क्या क्या कर चुके हैं हम। एक्चुअली लिखा हुआ पढ़ने की आदत है नहीं, और मेरी अगर ब्लड कम हो जाए उसका बताया गुरुजी। कैंसर में अगर जॉन्डिस वाला एक योग बताया था, और कॉन्स्टिपेशन वाला बताया आपने, कब्ज वाला, जिसमें कि भूख कम लगती है। देखो इन्होंने काम किया है। आपका क्या नाम है? रीना जी। तो इस तरीके से सीखना होता है। आप कक्षा में हो, विद्यार्थी के रूप में नहीं हो। चलो अब अगला लिखो आप। फैटी लीवर के लिए लिखो
फैटी लीवर में आपको लेना है आंवला, बता दिया था मैंने। फैटी लीवर का बता चुका हूँ क्या मैं आपको? नहीं सर, नहीं बताया। कैंसर, कब्ज, कंस्टिपेशन, बाकी तो नहीं बताया सर। हमारा एक बच्चा बैठा है, हमारा एक केला बैठा है, वो कह रहा बता चुके हो सारे के सारे, इन तो वो कर रखा है। फैटी लिवर का नहीं बताया अभी। नहीं बताया, ठीक है। वो सर चटनी आपने बताए थे, वो सब बताए थे लीवर के विकार में शहद के साथ। रिकॉर्डिंग में क्रॉस चेक करेंगे, इसकी पिटाई करेंगे। इसने तो 1 साल से मतलब टाइम नष्ट कर दिया इसने तो, है। चलो फैटी लीवर का जवाब आंवला लो। वाजी एक क्वेश्चन और छोटा सा, जैसे कॉन्स्टिपेशन के सिर्फ आपने एक बताया कि कब्ज के साथ अगर भूख कम लगती हो, अगर कब्जी हो तो उस मतलब इसमें भी अलग अलग प्रकार हैं या बस यही वाला एक रहेगा? अगर देखो दो चीजें इसमें मैंने की है। अगर रोगी को खाली कब्ज और भूख प्रॉपर हो तो हम पहली 3 औषधियां जो है आंवला, हर्ड, बहेड़ा, उन्हीं की कॉम्बिनेशन दे देंगे, ठीक है। और अगर कब्ज के साथ भूख कम है तो फिर जो आगे की बताइए वो ऐड ऑन कर देंगे। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट रहा है? हाँ जी क्लियर है। क्लियर है गुरुजी। ठीक है, अगला लिखो। आजकल हमारे यूथ में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है और ऑलमोस्ट 80% यूथ को ये प्रॉब्लम है, सौपन दोष की, ठीक है। और इसके लिए औषधि से ज्यादा रोगी को एक प्रकार से उसका मेंटल लेवल चेंज करना होता है। आप खाली औषधि दोगे तो परिणाम नहीं आएंगे। औषधि लिखो आप इसमें। फैटी लिवर की बात कर रहे थे। अच्छा, फैटी लिवर से वहां पहुंच गए, ठीक है। लिखो पहले आप ये लिखो, फिर फैटी लिवर बताते हैं आपको। आंवला लोगे गुठली सहित, इसमें गुठली को साथ लेना है और उसका पाउडर बनाना है 10 ग्राम। और इससे डबल मात्रा में मिश्री लोगे, मिश्री धागे वाली लोगे। ये एक कॉम्बिनेशन होगी। 3 औषधियां और लिखो, ब्रह्मी, शंखपुष्पी और कुरंड, समानांतर मात्रा में। इन तीनों औषधियों का पाउडर बना लोगे। वो अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ठीक है। रात तीसरी औषधि क्या है सर? तीसरी औषधि है कुरंड। रात्रि के अंदर इस औषधि का पाउडर 5 ग्राम, ठीक है, मिट्टी की मटकी के अंदर 2 गिलास पानी में भिगो देना है और ऊपर सूती कपड़ा डाल देना है। चंद्रमा की रोशनी उस पे लगे, ऐसी व्यवस्था अपने को बनानी है। तुम एक फोन पे तुम क्लास कनेक्ट करो, उधर जाके बोलो नेटवर्क। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तुम लिखने का काम रिकॉर्डिंग में कर लो ना यार। ब्रह्मी ब्रह्मी, शंखपुष्पी और कुरंड है। इसको आप मिट्टी की मटकी में लोगे, 5 ग्राम मात्रा पानी के अंदर डालोगे, चंद्रमा की रोशनी उस पे पड़े ऐसी व्यवस्था करोगे, लेकिन सूती कपड़े से ढकोगे जिससे कि उसमें कोई कीट वगैरह ना पड़े, मिट्टी वगैरह ना जाए, ठीक है। इस को रोगी को आपको देना है। आपको ये भिगो के रखनी है कितनी देर तक? 24 घंटे तक। यानी कि आपका पूरा 12 घंटे चंद्रमा की किरणें उस पे पड़ी, उसके बाद आपको उसे छांव में रख लेना है, सूर्य की किरणें उस पे ना पड़े, और फिर अगली रात्रि में सोने से पहले देना है, ठीक है। स्वाद के लिए इसमें देसी खांड साथ में मिलाई जा सकती है। अब यहाँ खांड का लॉजिक मीठे से नहीं है, स्वाद से नहीं है, खांड का लॉजिक तासीर से है। अगर आपने शहद मिला दिया तो ये उल्टा काम करेगी।
ठीक है, तो ये देनी है। और दूसरा जो मैंने बताया था जो आंवले का गुठली सहित पाउडर और मिश्री, दूसरा वो देना है। ये ताजा जल के साथ देना है, ताजा जल होता है ना बिल्कुल फ्रेश, उसके साथ देना है। 15 दिन तक देना है, ठीक है। और 15 दिन उसकी थोड़ी सी दिनचर्या चेंज कर दो। रात्रि के अंदर उसके पैर वगैरह धो के अच्छे से वो सोए, गायत्री मंत्र का जाप करे। उसको मैंडेटरी कर दो कि रोज आपको माता पिता के 10 से 15 मिनट पैर दबाने हैं, है ना। उसको चिकित्सा का हिस्सा बनाना है और इसका प्रभाव आता है, ठीक है। उसको आपको महत्व बताना है, वीर्य की एक बूंद का महत्व उसको समझाना है, और सकारात्मक विचारों का महत्व आपको समझाना है। आप देखोगे 15 ही दिन में जो बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, ठीक है। गुरुजी जो ऊपर गुठली सहित देना है वो किस टाइम देना है? वो आप ताजा जल के साथ सुबह। और देने का एक और मैं आपको बात बता दूं, औषधियों का ये सवाल आपका बार बार में आएगा। औषधियों को देने के कुछ लॉजिक होते हैं। क्या लॉजिक होता है? हमारा शरीर जब खाली पेट होता है उस समय औषधियों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो उसके पाचन के लिए हमारे सारे ऑर्गन काम करना शुरू कर देते हैं, और अगर भोजन के साथ साथ आप औषधि लोगे वो उसी तरीके से उसका पाचन होगा और उसी तरीके से उसके अंगों पे प्रभाव आएगा। जैसे आपने जो खाना खाया तो लगभग 4 घंटे पूरी प्रोसेस होने में लग जाते हैं, ठीक है। तो सुबह बिल्कुल खाली पेट लेना सबसे सर्वश्रेष्ठ योग बनता है। क्यों? क्योंकि रात्रि में लोग 10 बजे तक तो मैक्सिमम लोग खा लेते हैं। तो आपको कितने घंटे मिल गए शरीर को? सुबह आप 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठे तो फ्रेश हुए। फ्रेश होते जो लोगे उससे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ परिणाम कभी नहीं मिलेगा। और उसी को आप ब्रह्म मुहूर्त में लोगे, जैसे हम 5 बजे उठ रहे हैं, तो वो अद्भुत हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा, कुछ औषधियां ऐसी होती हैं जिनको हम सीधा खाली पेट नहीं दे सकते हैं। वो कुछ है, वो मैं आपको इंडिकेट करूंगा अलग से। फिर अगर किसी रोगी की 3-4 औषधियां चल रही हैं तो आपको क्या करना है? एक आपने खाली पेट दे दी जो मास्टर औषधि है, उसके बाद खाना खाने के 1.5-2 घंटे के बाद आप दे दो, ठीक है। तो औषधियों की कंसेप्ट को आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझा है तो पूछो। मान लिया सपोज दैट सर उसका इंग्लिश दवा भी चल रहा है, तो मॉर्निंग में ही खाता है खाली पेट, जैसे गैस का होता है ना खाली पेट, तो गैस का ही इंसाल कैप्सूल खाता है, तो कैसे उसको देना होगा? तो पहले आयुर्वेद की दवा दो उसको। कितने देर बाद तो उसको? वैसे तो आप 10 मिनट के बाद भी दोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होना है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप उसको 40-50 मिनट का कम से कम गैप करवा दो। ठीक 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 है जी। हाँ, अब फैटी लीवर की बात कर रहे थे ना। फैटी लीवर के लिए लिखो आंवला लोगे, मात्रा? हाँ आंवला, मात्रा बताइए। आंवला, उसके बाद लोगे उसमें हरड़। आवाज रुक रही है गुरुजी। आवाज रुक रही है। आंवला, हरड़, बहेड़ा। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, हाँ जी आ रही है। आंवला, हरड़, बहेड़ा, ये सब तो 100-100 ग्राम लोगे आप। सरपुंखा, मकोय, भूमि आंवला, ये 200-200 ग्राम लोगे आप। इन सब का जो है ना पाउडर बना लोगे।
गुरुजी आप बताते जाइए, वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो फिर बाद में मिल जाएगा रिकॉर्डिंग सबको। आप बीच में रुक गया तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। मतलब आप रुक रहे हैं ना बीच बीच में तो। अच्छा ठीक है ठीक है, मेरे को ये लगता है कि आप लोग लिख रहे हो ना, तो फिर मैं धीरे बोलूंगा। मैं स्पीड से बोलता हूँ तो आप लोग बोलते हो कि लिखा नहीं है। या बाद तो में आप रिकॉर्डिंग देख के हम लिख लेंगे। देखो नोट कर रहे हैं। आचार्य जी नहीं, आप लिख रहे हैं। आप अपने तरफ से बोलिए, जिसका भी छूटेगा ना, जो रिकॉर्डिंग मिलेगा उससे शायद पूर्ति हो जाएगी। देखो एक चीज सुनो सुनो सुनो, मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको। जो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, इसी का पुस्तक रूप तैयार होएगा, ठीक है? आपकी वर्बल क्लासेज होंगी और वो बुक आपके पास पहुंच जाएगी। अब आप मशक्कत करना चाह रहे हो तो मैं क्या करूं? तो वही हम बोल रहे हैं कि आप बताते जाइए, हम रिकॉर्डिंग देख के लिख लेंगे बाद में। हाँ, तो पहले प्रजातंत्र के माध्यम से 2-3 दिन चलेंगे, उसके बाद जो है ना हिटलर हमारे आदेश है, तो हिटलर को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी सबकी सुन लेते हैं, ठीक है ना? 2-3 दिन के बाद सब बदल देंगे, ठीक है? तो फैटी लीवर में लिखवाया मैंने, वो लिख लिया आपने। अब इसको लेना किसके साथ है ये लिखो। इसको सुबह लेना है देसी गौ माता की लस्सी के साथ। शाम को लेना है शीतल जल के साथ। रोगी की पूरी डाइट आपको चेंज कर देनी है, कंप्लीट डाइट, ठीक है? ये जब फैटी लीवर की बीमारी पे कवर करूंगा तो डाइट क्या होनी है वो मैं समझाऊंगा। पूरी डाइट आपको चेंज कर देनी है। रोजाना जब मूली का सीजन हो तो मूली का रस आपको देना है, ठीक है? तो बहुत जल्दी फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। अब लिखो शुगर लिखो आप। लिखो आंवला 100 ग्राम, हरड़ बहेड़ा 50-50 ग्राम, गुड़मार 200 ग्राम, नीम के पत्ते 50 ग्राम, जामुन के पत्ते 200 ग्राम, चिरायता 100 ग्राम, बकायन के बीज 30 ग्राम, तेज पत्ता 100 ग्राम। इन सब का पाउडर बना के रोगी को दोगे। इंसुलिन वाले केसेस में ये इंसुलिन की मात्रा को कम कर सकता है, ठीक नहीं कर सकता। बाकी केसेस में आपको अच्छा परिणाम देगा। शुगर की डाइट पूरी आपको फॉलो करवानी है। पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए एक्सरसाइज, योगा सब कुछ करवाना है, ठीक है? गठिया के लिए लिखो निर्गुंडी 200 ग्राम, हार सिंगार 200 ग्राम, सहजन 200 ग्राम, अरंड की छाल 100 ग्राम, परसारनी 200 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम। इन सब का पाउडर मिला के रोगी को दोगे। साथ में लहसुन का प्रयोग जरूर करवाओगे, तो रोगी को आराम मिलेगा। तो मुख्य मुख्य योग मैंने आपको लिखवा दिए हैं। थोड़ा डिस्टर्ब कम करते तो और 10-5 योग में लिखवा पाता। आगे से सीधा इसी पे कार्य करेंगे।
अब आपके जिनके भी कोई क्वेश्चन है वो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको आंसर करूंगा। और अमरूद की अमरूद देसी भी है, L49 वगैरह, और वीएनआर नस्ल भी है। अच्छा, केसरिया भी है आपके पास? हाँ जी। केसरिया भी है क्या? ना ना ना, केसरिया नहीं है जी। केसरिया नस्ल है एक अमरूद की। केसरिया, अच्छा जी। नहीं वो नहीं है मेरे पास। सहजन है मेरे पास में 50